दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में क्या झगड़ा है, क्यों संघर्ष हो रहा है, इस पे चर्चा करेंगे। आप टीवी में, समाचार पत्र में इस समय देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से कि दोनों देशों के बीच जम के लड़ाई चल रही है। तो इस पे चर्चा करेंगे। इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति, इनका इतिहास कैसा है, जब से इजराइल बना है तब से ही दोनों में संघर्ष लगातार जारी है, क्या कारण है। साथ ही यरूशलेम जो तीन धर्मों का प्रमुख केंद्र है, और कुछ अन्य जो आपको इस समय स्थान सुनाई दे रहे हैं, वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी, अल अक्सा मस्जिद, इन पर चर्चा होगी। और विश्व के अन्य देशों का इस संघर्ष को लेकर क्या रुझान है, कौन किसका साथ देना चाह रहा है और क्यों ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है, कूटनीतिक क्या कारण है विश्व के अन्य देशों के इसके प्रति, विशेष रूप से भारत इसके बारे में क्या सोचता है और भारत का इस संघर्ष का क्या प्रभाव पड़ेगा, इन समस्त चीज़ों पर चर्चा करेंगे। संक्षिप्त में मैं बता दूं, जिस तरीके से ब्रिटेन जो है उसने भारत को गुलाम बना के रखा था और बाद में जाते जाते उन्होंने फूट डाला और राज्य करों की नीति के तहत, मतलब डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत भारत को दो भागों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। और वो समस्या जो है कश्मीर की समस्या, उस सीमा को लेके आज तक हल नहीं हो पाई है। लगभग यही स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन की है। हाँ, कारण कुछ अलग हैं, भूभाग का कारण तो है ही, साथ ही धार्मिक कारण भी वहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इन समस्त पे चर्चा होगी। अभी मैं भी बता दूं कि जो अभी संघर्ष पिछले 5 दिनों से जारी है और पहले भी जो कई सालों से ये संघर्ष जारी है, इसमें गलत बात यह है कि सिविलियन को भी टारगेट बनाया जा रहा है। अभी आप समाचार पत्र में देख रहे होंगे कि दोनों ही देशों में सिविलियन भी काफ़ी अधिक संख्या में मारे जा रहे हैं। इंटरनेशनल रूल्स का उल्लंघन है ये। सेनाओं को लड़ना चाहिए, सिविलियन को अटैक नहीं करना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इन दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति देख लें। यहाँ आप देख रहे हैं, ये है एशिया, भारत, और ये है मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट। इसमें ये वाला पोर्शन जो है ये कहलाएगा आपका फ़िलिस्तीन और इजराइल वाला पोर्शन। इसको हम दूसरे मैप से देखते हैं जिसमें हम इसकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज समझ सकें। इस मैप में हम देखते हैं कि ये है इजराइल और फ़िलिस्तीन का पोर्शन मिडिल ईस्ट में, और इसके एक तरफ जो है आप भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी, और दूसरी तरफ क्या है, लाल सागर, रेड सी है। और आपको ये भी पता है कि इससे लगा हुआ यहाँ पर करीब पड़ेगा मृत सागर, डेड सी जिसकी सैलिनिटी बहुत अधिक है, जिसमें लोग डूबते नहीं हैं, तैरते रहते हैं, इतना अधिक खारा है वो। एक थर्ड मैप के थ्रू हम देखें इस पर तो और पिक्चर क्लियर होगी, अन्य देशों की स्थिति क्या है इसके थ्रू। तो आप देख रहे हैं कि ये पोर्शन जो है इजराइल और फिलिस्तीन का है। इसमें जो येलो वाला पोर्शन है, येलो वाला भूभाग है, लैंड एरिया, वो इजराइल का है, मैक्सिमम एरिया आप देख रहे हैं। और जो थोड़ी सी ब्राउन कलर की पट्टी बची है, ये है फिलिस्तीन का पोर्शन, और दूसरा ये है। तो इसमें आप जो ये पोर्शन है, ये वेस्ट बैंक कहलाता है फिलिस्तीन का, और दूसरा जो है ये गाजा पट्टी कहलाती है। ये दो पार्ट फिलिस्तीन के बचे हुए हैं। और देखिए नक्शा इस तरीके से है कि ये दोनों दूर दूर हैं, ये दोनों ही जो हैं, ये एक अलग है, ये अलग है, बीच में क्या है, पूरा इजराइल है। ये भी इनके संघर्ष या झगड़े का हमेशा कारण रहा है। अन्य देशों की स्थिति देखें तो इजराइल से लगे हुए अन्य देश कौन से हैं, लेबनान देख रहे हैं आप, ये सीरिया देख रहे हैं, साथ ही जॉर्डन देख रहे हैं, और एक अफ्रीकी कंट्री इजिप्ट या मिस्र जो कि गाजा से और इजराइल से लगा हुआ है। तो ये तो भौगोलिक स्थिति हुई। अब हम इस इजराइल के बारे में कुछ सामान्य जानकारी देख लें और फिर हम इसके इतिहास पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इजराइल का निर्माण हुआ था और ये जो लड़ाई है ये कब से जारी है। तो इजराइल की पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी कम है, यहूदी राष्ट्र है, यहूदी जिसको हम ज्यूस बोलते हैं, ज्यूस लोग इसमें रहते हैं, यहूदी रहते हैं, और इसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, मुश्किल से 85-90 लाख लगभग इसकी पॉपुलेशन है। और उसमें भी मैक्सिमम लोग ज्यूस या यहूदी हैं। एक इसका प्रांत है या ज़िला बोलते हैं आप, लार्ड सिटी है। लार्ड सिटी में कुछ मुस्लिम आबादी भी है, ठीक है। और यही मुस्लिम आबादी जो है ये बीच बीच में गृह युद्ध जैसा स्थिति निर्मित कर देती है इजराइल के अंदर ही। अभी भी यही हुआ है। तो ये इजराइल, और साथ ही क्या है, इजराइल हालांकि मिनरल्स वगैरह यहाँ ज़्यादा नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन
सैन्य क्षमता की दृष्टि से और टेक्निकली बहुत साउंड देश है, तकनीकी क्षमता बहुत अधिक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है, सैन्य क्षमता बहुत ज़्यादा हासिल कर लिया है, इसलिए काफ़ी अधिक शक्तिशाली देश हो गया है। और आसपास के जितने भी देश हैं फ़िलिस्तीन के अलावा जो जिनकी चर्चा किया हमने, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, इन सब को ये समय समय पे हराता रहा है पिछली कई लड़ाइयों में। और अमेरिका का इसे पूरा सहयोग मिला हुआ है। अमेरिका ने अपनी कूटनीतिक जो है रिलेशंस के कारण मध्य एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने के कारण इसको पूरा संरक्षण दिया हुआ है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी सैन्य क्षमता मजबूत होने का कारण यह है कि जो अभी चर्चा हुई कि 85-90 लाख लोग हैं इसमें, मात्र उसमें 1/3 जो लोग हैं वो सेना में हैं। मतलब जो है सैन्य क्षमता अधिक होने का रीज़न ये है कि हर घर से कोई ना कोई सैनिक है। सैनिक सेना में किसी घर से किसी ने एक न एक मेंबर को शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। हर घर में आपको हथियार मिल जाएंगे। ये है इसकी सामान्य स्थिति। अब हम चर्चा करें कि एक चीज़ और हम बता दें, भौगोलिक चीज़ें यहाँ पे इसमें डेजर्ट है, नेग्रो डेजर्ट। कई बार प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है, नेग्रो डेजर्ट भी है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है लगभग यहाँ यरूशलेम है जो आप देख रहे हैं, 1 मिनट, ये यरूशलेम या जेरूशलेम जिसको बोलते हैं ये है, और यहाँ पे डेड सी या मृत सागर मिलेगा। अब हम चर्चा करें कि किस तरीके से निर्माण हुआ इजराइल का और ये संघर्ष शुरू क्यों हुआ। तो आइए इस मैप में हम देखें ताकि स्थिति स्पष्ट हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने 47 की स्थिति में बताया है, फिर जब पार्टीशन हुआ उसी 1947 में तब क्या पोजीशन हुई, और फिर 67 में क्या पोजीशन थी, और अंत में जो है वर्तमान सिनेरियो क्या है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, आपको जो हरे कलर में, ग्रीन कलर में जो है दिखाई दे रहा है, ये शुरू वाले मैप में ये पूरा फ़िलिस्तीन था। मतलब शुरू में आप देख रहे हैं पूरा फ़िलिस्तीन था, ठीक है। लेकिन जब पार्टीशन की बारी आई तो देखिए 2 पार्ट में कर दिया गया, ये फ़िलिस्तीन और ये इजराइल। और वर्तमान में क्या आप देख रहे हैं, इजराइल ही मैक्सिमम बचा हुआ, फ़िलिस्तीन का एरिया सिमट गया है। तो कैसे ये हुआ इस पर चर्चा करें तो हमें देखेंगे कि जिस तरीके से हम ये, हालांकि ये पूरा पार्ट जो है कभी न कभी ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद से ही शुरू करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा हम पीछे नहीं जाएंगे। कि ये पूरा एरिया ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार ने कब्जे में अपना करके रखा हुआ था पूरे एरिया को। और फर्स्ट वर्ल्ड वार जब चला तो उस समय भी मतलब ब्रिटेन के पूरे अंडर में था, और एक ही देश था, इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। इजराइल का कोई अस्तित्व नहीं था ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, और सिर्फ फ़िलिस्तीन था, पूरी मुस्लिम कंट्री थी ये, ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत यहूदी या ज्यूस इसमें ज़रूर रहते थे, लेकिन ये पूरी मुस्लिम कंट्री थी। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि ब्रिटेन चूँकि यहूदियों का जो है समर्थन प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उन्होंने यहूदियों के लिए एक घोषणा की 1917 में, 1917 में, जो ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे वाल्फर, तो वाल्फर डिक्लेरेशन करके एक आता है 1917 का वाल्फर डिक्लेरेशन। उन्होंने बोला कि इसे हम भविष्य में यहूदियों के लिए एक अलग राष्ट्र के रूप में जगह दी जाएगी इस फ़िलिस्तीन में। इस फ़िलिस्तीन के कुछ पोर्शन को हम यहूदियों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए जगह देंगे। ये है 1917 की वाल्फर डिक्लेरेशन। इसके बाद से ही क्या हुआ कि विश्व भर के यहूदी इस तरफ आना शुरू हो गए। उन्हें लगा कि हमारे लिए सुरक्षित जगह भविष्य में होगी, और हमारा चूंकि पर्टिकुलर कोई देश नहीं है, इसलिए सभी विश्व के समस्त देशों के यहूदी या ज्यूस जो हैं इस जगह पे आने लगे, फ़िलिस्तीन के इस पोर्शन पे। मैं आपको बता दूं कि यहूदी का आविर्भाव या यहूदी का जो जन्म स्थान है वो यहीं है। वो अलग बात है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में यहूदी यहाँ वहाँ फैल गए थे। फिर इसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वार चला तो यूरोप के कई देशों ने यहूदियों का नरसंहार किया। विशेष रूप से हिटलर ने काफ़ी अधिक मात्रा में जो है गैस के चैम्बरों में यहूदियों को मरवा डाला। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ब्रिटेन चूँकि इनका समर्थन चाहता था इन्हें, इसलिए उन्होंने उनका साथ दिया। और फाइनली जो है यहूदी, विश्व भर के यहूदी अपने आप को एक सुरक्षित जगह पे महसूस करने की दृष्टि से यहाँ पर कंसंट्रेट हो गए। मतलब इस जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन का इस पोर्शन पे आके बसने लगे। फिर क्या हुआ कि इसी समय जो है ब्रिटेन ने इसको आज़ादी दे दी
1947 में। लेकिन आपको पता है कि ब्रिटेन ने जिस तरीके से भारत को आज़ादी देते समय भी डिवाइड एंड रूल के तहत भारत के 2 भाग करके गए थे, भारत और पाकिस्तान, और जम्मू को लेके अभी भी वो समस्या ज्यों का त्यों बरकरार है, हल नहीं हुई। वही स्थिति कमोबेश यहाँ हुई। ब्रिटेन ने आज़ादी तो दे दी, लेकिन अपने जो 1917 के बाल्फोर डिक्लेरेशन के तहत उन्होंने बोला कि कुछ पोर्शन पे, मतलब आधे पोर्शन पे यहूदी रहेंगे और आधे पोर्शन पे मुस्लिम रहेंगे। तो जिस आधे पोर्शन में बोले मुस्लिम रहेंगे, उसको बोला गया कि ये जो है फ़िलिस्तीन रहेगा, और बाकी जो है पोर्शन जिस पे यहूदी रहेंगे वो अलग एक राष्ट्र बना सकते हैं। लेकिन ये बात दोनों पक्षों को मान्य नहीं हुई। दोनों पक्षों को मान्य न होने के कारण आफ्टर ऑल ये मुद्दा उन्होंने जो है अंग्रेज़ों ने यूएनओ में पहुंचा दिया। अब यूएनओ ने क्या किया, डिसीजन ये दिया कि 2 राष्ट्र अलग अलग बनाए जाएं। सेम उन्होंने डिसीजन दिया, और उन्होंने यही बोला कि लगभग 50, एक मोटा अनुमान बता रहा हूँ, कि लगभग आधे भूभाग में 50% भूभाग जो है मुस्लिमों का रहेगा, जो फ़िलिस्तीन रहेगा, और 50% भाग यहूदियों का रहेगा, जो कि इज़राइल रहेगा। ये उन्होंने ऐसा जो है डिसीजन दिया। लेकिन होना वही था, यूएनओ का, वैसे भी यूएनओ को डिसीजन को मानता कहाँ था, उस समय भी नहीं मानते, अभी भी लोग नहीं मानते। तो हुआ ये कि दोनों ही पक्षों ने उस डिसीजन को नहीं माना। फाइनली क्या हुआ, अगले ही साल 1948 में इन दोनों के बीच में संघर्ष छिड़ गया, और इसके बाद से हमेशा एक सी कहानी रही। अभी तक लगातार ये संघर्ष जारी है। हाँ, उसके तत्कालीन कारण कुछ हो सकते हैं अटैक करने के अलग, लेकिन तब से लेके आज तक ये अटैक लगातार जारी है। और हुआ ये है कि अभी जैसा कि हमने चर्चा किया कि जो इजराइल है, चूँकि उसने अपने आप को सैन्य क्षमता की दृष्टि से और तकनीकी की दृष्टि से काफ़ी अधिक उन्नत बना लिया है, जबकि जो फ़िलिस्तीन था वो काफ़ी बैकवर्ड था इस मामले में। इसलिए इजराइल ने हर युद्ध में फ़िलिस्तीन को हराया है और उसके आसपास के कंट्रीज़ को हराया है, और अपना भूभाग हमेशा बढ़ाया है। देखिए, आप जब पार्टीशन हुआ 47 में, तब इस स्थिति क्या थी कि इजराइल ने अपने भूभाग को और बढ़ा लिया, और फ़िलिस्तीन 2 भागों में रह गया है। ये पोर्शन, ये वेस्ट बैंक वाला पोर्शन, एक गाजा पट्टी वाला। बाद में 67 में जाके इसका एरिया और अधिक सिमट गया, और वर्तमान में इसका एरिया फ़िलिस्तीन का और अधिक सिमट गया है। तो ये सत्य बात है कि किसी न किसी ज़माने में पूरा जो है मुस्लिम एरिया था, ये पूरा एरिया जो था ये मुस्लिम एरिया था, फ़िलिस्तीन था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, यहूदियों ने अपना जो है एरिया बढ़ाते गए, और वर्तमान में ये स्थिति हो चुकी है। इसको मैं एक बार बता दूं, समराइज कर दूं इसके इतिहास को, कि यूएनओ ने जो है इसको बोला था कि आप जो है दो भागों में बांटिए, लेकिन दोनों में फिर गृह युद्ध जो है छिड़ गया, दोनों भागों में युद्ध छिड़ गया। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, शुरू में फ़िलिस्तीन का साथ जो है आसपास के जो कंट्रीज हमने देखे थे, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इन मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी दिया। बोले हम हैं आपके साथ, इजराइल को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इजराइल चूँकि सैन्य क्षमता में काफ़ी आगे था, उन्होंने सारे कंट्री को हराते हुए अपने भूभाग को निरंतर बढ़ाते रहा। और 1948 में इजराइल ने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। वो डेट आप याद रखिएगा, 14 मई 1948 को इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को जो है घोषित कर दिया। इसके बाद इसमें लगातार संघर्ष चलते रहे दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कुछ संघर्ष जो इम्पोर्टेंट हैं हम उन पे चर्चा करेंगे। 1967 का संघर्ष इम्पोर्टेंट है, इसको 6 डे वार कहा जाता है। इसमें फ़िलिस्तीन का कई अन्य देशों ने साथ भी दिया था, लेकिन इजराइल ने सबको हरा दिया। यहाँ तक कि उसने जो है वेस्ट बैंक वाला पोर्शन है और गाजा पट्टी वाला पोर्शन है, उस पर भी अधिकार कर लिया, लेकिन समझौते के तहत बाद में इस भूभाग को वापस कर दिया। अब हम एक चर्चा करें इसमें जेरूसलम की पोजीशन। तो जो जेरूसलम की पोजीशन है वो यहाँ पर है, करीब दोनों देशों के बीचों बीच है यहाँ। और हुआ ये कि जब यूएनओ ने बोला था, तो यूएनओ ने बोला था आधा भाग आप बांट लें और जेरूसलम पर जो है वो यूएनओ का नियंत्रण होगा। लेकिन 1948 की लड़ाई के बाद जो है जेरूसलम को दोनों ही देशों ने अपना अपना आधे भागों में बांट लिया। पूर्वी जेरूसलम या यरूशलम जिसको बोलते हैं, जेरूसलम वही है। पूर्वी यरूशलम पे फिलीपींस का अधिकार था और पश्चिमी यरूशलम पे जो है वो इजराइल का था। लेकिन 1967 में जब लड़ाई हुई फाइनली 6 डे वार वाली, उसके बाद पूरे के पूरे जेरूसलम में
इजराइल ने अधिकार कर लिया। तो अभी तक स्थिति क्या हुई, अब 1967 तक क्या है, पूरा का पूरा जेरूसलम इजराइल ने ले लिया और अन्य भूभाग भी इजराइल ने ले लिया। खाली दो भाग जो आप ग्रीन यहाँ, खाली दो भाग जो हैं, जो आप यहाँ एक मिनट, जो आप यहाँ ग्रीन पट्टी में देख रहे हैं, ये जो वेस्ट बैंक कहलाता है ये पोर्शन, और दूसरा ये वाला पोर्शन गाजा पट्टी, ये भर सिर्फ फिलिस्तीन के पास रह गए। अब इन दोनों का बता दूं, जो ये वाला पोर्शन है वेस्ट बैंक, यहाँ पर जो है अपेक्षाकृत लिबरल लोगों का जो है वास था, और जो ये गाजा पट्टी है, यहाँ जो हमास संगठन है जिसको इजराइल आतंकी संगठन बोलता है, वो गाजा पट्टी भूभाग पे अधिकार करता है, वहाँ से अपना जो है आप चीज़ें ऑपरेट करता है। तो यहाँ के बारे में तो हमने देख लिया, गाजा पट्टी में जो है वो हमास जो संगठन है जिसने अटैक किया है इजराइल पे, वो कार्य है सक्रिय है, और इस जो हमास को सहयोग कर रहा है वो ईरान करता है पूरा। ईरान के दम पे जो है ये हमास राकेट वाकेट लाके इकट्ठा करके रखा है और इजराइल पे समय समय पे राकेट दागता रहता है। और जो वेस्ट बैंक वाले जो है फिलिस्तीन वाले पोर्शन पे हम चर्चा करें तो यहाँ पर काफ़ी पहले PLO था, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके जो यासर अराफात जो थे वो यहीं इसी संगठन के प्रमुख थे। आज की डेट पे यहाँ फतह नाम का संगठन है जो कम एक्सट्रीमिस्ट है, लेकिन जो ये जो है हमास है वो ज़्यादा अतिवादी है, ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है। इसलिए जो मेन जो लड़ाई का केंद्र बिंदु है वो यहाँ है, गाजा पट्टी से है, हमास जो है ऑपरेट कर रहा है। तो ये पोजीशन हो गई। तो 1967 जब यरूशलेम पे पूरे यरूशलेम पे अधिकार कर लिया था इजराइल ने, वो डेट थी 10 मई की, याद रखिएगा, 10 मई को यरूशलेम पे अधिकार कर लिया था। और तब से 10 मई को ये इजराइल जो है हर 10 मई को यरूशलेम दिवस के रूप में मनाता है। और इस बार भी यरूशलेम दिवस ही मनाया जा रहा था अभी 10 मई को, वहीं से कहानी की शुरुआत हुई। चलिए तत्कालीन कारण पे बाद में चर्चा करेंगे, और अब कुछ ऐतिहासिक एक दो चीज़ें रह गई हैं। 1980 में क्या हुआ, यरूशलेम को इजराइल ने अपनी राजधानी बना लिया, ठीक है। हालांकि विश्व की किसी अन्य कंट्री ने इसको मान्यता नहीं दी, लेकिन पूरे यरूशलेम को राजधानी के तौर पे इसने घोषित कर दिया। अब हुआ ये कि जिसको 2017-18 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी राजधानी इजराइल के यरूशलेम को मान लिया, और साथ ही कुछ अन्य लैटिन कंट्रीज़ ने, पराग्वे वगैरह ने भी इसकी जो कैपिटल है वो मान लिया उसको, किसको, यरूशलेम को। जबकि अभी तक इसके पहले क्या कैपिटल थी, तेल अबीब थी। अभी भी विश्व के समस्त देश इसकी कैपिटल जो है तेल अबीब को मानते हैं, और वहीं जो है अपने जो है एम्बेसी बना के रखे हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, जो अमेरिकी देश, अमेरिका और लैटिन कंट्री है, इन्होंने इसकी कैपिटल यरूशलेम को मान्यता दे दी है। अब हम चर्चा करें यरूशलेम पे कि यरूशलेम चर्चा में क्यों है। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा सा देखें इस मैप में कि ये पूरा भूभाग जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पूरा इजराइल। अब यहाँ पर फिलिस्तीन का कौन सा पोर्शन है, तो दो पोर्शन है। ये गाजा पट्टी वाला जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये है फिलिस्तीन, दो भागों में बटा हुआ है, और दूसरा ये वेस्ट बैंक वाला, ये फिलिस्तीन का पोर्शन है मात्र। अब ऐसे में झगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा, आप देख रहे हैं कि जो फिलिस्तीन है वो उसको एक कॉम्पैक्ट भूभाग भी नहीं मिला है। ये एक भाग है उसका वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा पट्टी, और बीच में पूरे बीचों बीच में क्या है, पूरा इजराइल है। जैसे अपने यहाँ पोजीशन थी ना कि इधर बांग्लादेश था और उधर पाकिस्तान था, तो कैसे ऐसा संभव होता, बाद में बांग्लादेश अलग हो गया जब, तो यही पोजीशन इसकी है। यहाँ पूरा इजराइल है और ये दो भागों में अलग फिलिस्तीन है, इसलिए संघर्ष लगातार जारी रहता है। यरूशलेम की बात हम करें तो यहाँ पर यरूशलेम है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ये। अब ये तीन धर्मों का केंद्र बिंदु है। आइए इसके बारे में हम जानें, इस यरूशलेम के बारे में। और उसी यरूशलेम के नीचे वहीं पे देखिए बैतलहम है, जो ईसाइयों का प्रमुख, जो ईसा मसीह का जन्म स्थान है। तो ये तीन धर्म कौन कौन से जिनका केंद्र बिंदु है, एक तो ईसाइयों का, क्रिश्चियनों का है, यहूदियों का है और मुस्लिमों का है। क्या क्या खास चीज़ें हैं तीनों धर्मों की, यहाँ देखें तो ईसा मसीह का जन्म ही यहाँ हुआ बैतलहम में। बाद में यहाँ होली चर्च है, वहीं पर क्या हुआ, ईसा होली चर्च के नज़दीक ही जो है जब ईसा को सूली पे चढ़ाया गया था तब यही शहर था, और बाद में आपको पता है कि इसी सूली में चढ़ाने के कुछ दिन बाद जो जिंदा हुए थे वो यहीं था। इसलिए ईसाई इसको अपना प्रमुख जो है धर्म केंद्र या धार्मिक केंद्र मानते हैं। अब हम बात करें यहूदियों की, तो यहूदियों की तो शुरुआत यहीं से हुई थी। उनका एक प्रमुख स्थान है पश्चिमी दीवार,
जिसको वे वेलिंग वॉल भी बोलते हैं या कोटेल भी बोलते हैं। पश्चिमी दीवार वही है, वेलिंग वॉल वही है, कोटेल वही है। उसमें इनका मानना है यहूदियों का कि उन प्राचीन जो इनके टेम्पल थे वो यहीं थे, और इसलिए अब उसके अवशेष के तौर पे जो पश्चिमी वाल है, जिसको हम फिगर में आगे देखेंगे, उसकी ये वहाँ पर पूजा करते हैं। इसलिए यहूदियों का ये अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र है। मुस्लिमों की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। आइए देखें इसको, चित्र में हम देखते हैं। जस्ट ए मिनट, ये है, इस फिगर में आप देख लें, ये अल अक्सा, ये अल अक्सा यहाँ पे मस्जिद है, और यहीं पर जो है इसी को ये पूरा पवित्र स्थान है मुस्लिमों का, जिसको क्या बोलते हैं, पवित्र स्थान बोलते हैं, हरम अल शरीफ कहते हैं। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं, हरम अल शरीफ, पवित्र स्थान। और ये है अल अक्सा मस्जिद। मुस्लिमों को जो 3 प्रमुख स्थल हैं, मक्का, मदीना और ये तीसरा अल अक्सा मस्जिद, ये तीसरे नंबर पे है। पहला आपको पता है कि मक्का और मदीना दोनों सऊदी अरेबिया में हैं, और जो तीसरा प्रमुख स्थल है जिसको हम जो है हरम अल शरीफ या बोलते हैं, अल अक्सा मस्जिद वाला एरिया, वो यहाँ है। इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इनका ये कहना है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं वो मक्का से यहाँ तक की यात्रा पे आए थे, रात भर की यात्रा किया, और इनके सामने जो ये डोम है, डोम ऑफ द रॉक, यहाँ से चढ़ के जन्नत को गए थे। इसलिए मुस्लिम भी इसको प्रमुख स्थल के रूप में, धार्मिक स्थल के रूप में मानते हैं। ये है पूरा यरूशलेम का जो है प्रमुख धार्मिक स्थलों की जो है उसका मैप, यहाँ आप देख रहे हैं। ये जो जिस हम पश्चिमी दीवार की बात कर रहे थे, वेस्टर्न वाल, वालिंग वाल, जिसमें जो है यहूदी अपना पुराना टेम्पल का अवशेष मानते हैं, वो ये है वेस्टर्न वाल, ये वाला पोर्शन। और उसी से लगा हुआ जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये है आपका अल अक्सा मस्जिद, ये पोर्शन, और ये उसके सामने जो है डोम ऑफ रॉक। तो ये वहाँ की पोजीशन है यरूशलेम की। ये आप देख रहे हैं डोम ऑफ रॉक, साथ में ये जो वेलिंग वाल है उसकी चित्र आप देख रहे हैं। तो ये हुआ जो है यरूशलेम किन किन 3 धर्मों का केंद्र है, क्यों है, इस पे चर्चा हुई है अभी। अब हम ये देखें कि ये जो लड़ाई है ये शुरुआत कैसे हुई, अभी फ़िलहाल चर्चा में क्यों है। तो अभी मैं बता दूं कि अभी हमने जैसा कि देखा कि 10 मई को 1967 से हर साल जब से यरूशलेम पे इजराइल ने कब्जा किया है, और तब से क्या हुआ है कि 10 मई को यरूशलेम दिवस मनाते हैं, और उसी दिन से शुरुआत हुई अभी जो हाल का झगड़ा। उसी दिन क्या हुआ कि जो अल अक्सा मस्जिद है वहाँ पे नवाज अदा कर रहे थे, और किसी बात को लेके जो है इजरायली सैनिकों ने जो है अटैक कर दिया उन पे। 300 जो है वो मुस्लिम घायल हो गए। इसके विरोध में क्या हुआ, जो हमास है, गाजा पट्टी में जो हमास संगठन है, उसने इजराइल पे रॉकेट से हमला कर दिया, और रॉकेट से एक आध हमले नहीं किए, बल्कि 1750 रॉकेट गिराए एक के बाद एक। हालांकि इजराइल का कोई अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इजराइल जो है, इजराइल अपने पूरे एरिया को आयरन डोम से कवर किया हुआ है। अब ये आयरन डोम क्या है, एक ये आयरन डोम जो है मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये अमेरिकी कंपनी राफेल के सहयोग से बनाया हुआ है। वो क्या करता है कि अन्य देशों की कोई भी मिसाइल या रॉकेट आता है तो हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय हो जाती है सिस्टम के तहत। एक आधी कुछ ही मात्रा में जो है एक आधी सिस्टम अंदर आ गए तो आ गए, मैक्सिमम सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस वजह से जो है इजराइल को ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, हाँ कुछ। अब ये रॉकेट वहाँ के जो है हमास जो चला रहा है गाजा से, वो कहाँ गिरेंगे कुछ निश्चित नहीं है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं, वो सिविलियन क्षेत्र में गिर जाए, कहाँ गिर जाएँ, तो कुछ नागरिक भी इसके मारे गए हैं। इसी बात को लेके बाद में जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उन्होंने जो है इजराइल के बारे में क्या बोला, इजराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। इसको लेके फिर इजराइल ने काउंटर अटैक किया फिलिस्तीन पे, मतलब इस पे हमास पे, गाजा पे। तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया, 600 के आसपास एयर स्ट्राइक किया और उसको तहस नहस कर दिया। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इस फिगर में जो हमास ने रॉकेट दागे थे इजराइल में और वहाँ आग लगी थी, उसको आग बुझाने की कोशिश में इजरायली विमान है। जबकि इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो इजराइल ने
हमास के संगठन पे जो अटैक किया है गाज़ा में, उसका है पूरा तहस नहस कर दिया। इस चित्र में आप देखें, इस चित्र में भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से वहाँ के हमास के कमांडर भी मारे गए हैं। तो ये पोजीशन इस समय है वहाँ लड़ाई को लेकर। अभी भी लड़ाई सतत जारी है। भविष्य में क्या इसके परिणाम होंगे, क्या यूएन इसको रोक पाएगा कि नहीं, ये भविष्य की बात है। लेकिन अन्य देशों की बात करें तो देखिए हर इस समय तुष्टिकरण की नीति में हर देश लगा हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट पे ये इसके थ्रू अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। साथ ही वो अपने हथियारों की बिक्री भी लगातार करना चाहता है। इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है वो चाहता है कि युद्ध चलता रहे। यूएनओ इसमें क्या भूमिका निभाएगा, क्या युद्ध वो रोक पाएगा, हालांकि बोल तो रहे हैं जो है यूएनओ प्रमुख भी, लेकिन ये क्या होगा ये तय नहीं है। भारत की हम चर्चा करें तो भारत को भी इसमें कूटनीतिक दृष्टि से जो है दोनों पक्षों के बारे में सोचना होगा। पहला, यदि हम देखें कि भारत अपने तेल की निर्भरता पर अरब देशों पर निर्भर है, वो डायरेक्टली इन समस्त देशों को जो है किसी भी स्थिति में इनसे पंगा नहीं ले सकता, पहली बात। इसके अलावा क्या है कि हमने देखा कि इजराइल ने युद्ध विराम की नीतियों को हटाकर मतलब फिलिस्तीन के मैक्सिमम भूभाग को जो है ग्रहण कर लिया है इस समय। पहले तो पूरा फिलिस्तीन था, लेकिन आजकल इजराइल ने पूरा अपना एरिया फैला लिया है। और यदि भारत इस चीज़ का समर्थन करता है कि जितना भूभाग इजराइल ने ले लिया है वो ले ले, तो ऐसी स्थिति में भारत अपने ही उसमें नीति में उल्टा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर ऐसी स्थिति में चाइना बोलेगा कि अक्साई चिन भी हम ले लेंगे क्योंकि हमने इस पर अधिकार करके रखा है। पाकिस्तान बोलेगा कि हम पीओके ले लेंगे। इसलिए भारत इस नीति का समर्थन, जो इजराइल की विस्तार की नीति है, इसका समर्थन नहीं कर सकता। दो दृष्टियों से, एक तेल की दृष्टि से, दूसरा डिप्लोमेटिक कारण की दृष्टि से। अब हम देखें कि इजराइल और भारत के क्या रिलेशन है, तो रक्षा मामलों में, सैन्य तकनीकी मामलों में और विज्ञान के मामलों में इजराइल से हमेशा भारत सहयोग करता रहा है, उसको सहयोग देता रहा है, उससे सहयोग लेता रहा है। तो ये आगे का भविष्य बताएगा कि इसमें जो है किस तरफ ये जाएगा। लेकिन पूरा विश्व जनमत यही चाहता है कि वहाँ शांति की स्थापना हो। और इस शांति की स्थापना के यदि हम सॉल्यूशन पे बात करें तो दोनों ही देशों को अपना अपना जो है हठधर्मी रवैया छोड़ के जो है 2 स्टेट सॉल्यूशन मतलब द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात है, अपना अपना सीमा रेखा तय करें और उसको गंभीरता से पालन करें, तभी उस क्षेत्र में शांति स्थापित हो पाएगी। और ये उन दोनों देशों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा और साथ ही पूरे मिडिल ईस्ट सहित संपूर्ण दुनिया के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि शीघ्र ही ये युद्ध विराम हो सकेगा।